दिसंबर की कोहरे से लिपटी उस ठिठुरती सुबह घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 साल के बच्चे के साथ घर में अकेली महिला ने संशय के बीच दरवाजा खोला। ये थी दुर्गावती, क्रांतिकारियों की दुर्गा भाभी। आजाद भगत सिंह के साथी भगवती चरण बोहरा की पत्नी। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स की हत्या के बाद आजाद भगत सिंह और साथी जल्द से जल्द लाहौर छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने किसी गुप्त ठिकाने पर रात गुजारी थी। रात में इस घर की पुलिस निगरानी करती थी। बोहरा उन दिनों कलकत्ता गए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा देवी के साहस की कहानी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजाद ने दुर्गा भाभी को योजना बताई। उन्हें भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता जाना होगा। पति अनुपस्थित, तुरंत संपर्क स्वीकृति का कोई जरिया नहीं, विकट प्रस्ताव, निजी संकोच, समाज की सोच का भय। दुर्गा भाभी ने खुद को सबसे उबारा, तैयारी शुरू की। सफर का खर्च भी उन्हीं के जिम्मे था। जाते समय बोहरा घर खर्च के लिए पर्याप्त पैसे दे गए थे। अगली सुबह हैट लगाए क्लीन शेव्ड खूबसूरत नौजवान भगत सिंह आगे आगे रंजीत नाम से थी। पीछे हाई हील में आत्मविश्वास से भरपूर दुर्गा भाभी 3 साल के बेटे शचिंद्र को साथ लिए सुजाता थी। सबसे पीछे लगेज संभाले नौकर बने राजगुरु थे। लाहौर स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस सैंडर्स के आरोपियों को तलाश में थी। ये जोड़ा सेकंड क्लास के डिब्बे की ओर बेफिक्र बढ़ता गया। राजगुरु लगेज व्यवस्थित करने के बाद तीसरे दर्जे के डिब्बे में चले गए। आजाद इसी ट्रेन में मथुरा जा रही साधुओं की एक मंडली में शामिल थे। दुर्गा भाभी की सलाह पर कानपुर में ट्रेन छोड़ दी गई। फिर वे लखनऊ और वहां से दूसरी ट्रेन से कलकत्ता पहुंचे। पति भगवती चरण बोहरा को उन्होंने तार दिया था कि भाई के साथ आ रही हूं। पहले वह चौंके थे। सैंडर्स की हत्या की खबर उन्होंने अखबार में पढ़ी थी। दिमाग उसी ओर गया। स्टेशन पर उनके पुराने साथी सामने थे, भगत सिंह। 1907 में इलाहाबाद में जन्मी दुर्गावती ने कम उम्र में मां को खो दिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में जब वह 5वीं तक पढ़ी थी। 1918 में उनका भगवती चरण बोहरा से विवाह हुआ। 4 जुलाई 1904 को जन्मे भगवती चरण के पिता शिवचरण बोहरा रेलवे में अधिकारी थे। बाद में ये परिवार लाहौर में बस गया। भगवती चरण कम उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़े। असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी से इसकी शुरुआत हुई। तब उन्हें कहाँ पता था कि जिन महात्मा गांधी के आह्वान पर वह आजादी की लड़ाई में कूद रहे हैं, उन्हें वह बम का पंथ का जवाब बम का दर्शन से देंगे। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भगवती चरण का संपर्क भगत सिंह, सुखदेव आदि से हुआ। नवजवान सभा बनाई। भगवती चरण इसके प्रचार सचिव थे। काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी के बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के मुखिया बने। नया नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। बाद में इसमें सोशलिस्ट भी जोड़ा गया। पंजाब से आजाद के साथ जो लोग जुड़े उसमें भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा शामिल थे। वे संगठक थे, विचारक, लेखक, सिद्धांतकार और कुशल रणनीतिकार। बम बनाने में माहिर। संगठन को केवल बौद्धिक सहायता ही नहीं, उसके किसी भी निर्णय के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था। आमतौर पर क्रांतिकारी अविवाहित थे, लेकिन भगवती चरण का पारिवारिक जीवन इसमें बाधक की जगह सहायक था। पत्नी दुर्गावती उनके साथियों की दुर्गा भाभी थी। हर एक्शन में सहयोगी, साहस, समर्पण की प्रतिमूर्ति। 23 दिसंबर 1929 को आगरा दिल्ली रेल लाइन पर ट्रेन में सफर कर रहे वायसराय लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की क्रांतिकारियों ने असफल कोशिश की थी। भगवती चरण बोहरा इस एक्शन के प्रमुख किरदार थे। जबरदस्त विस्फोट में इस स्पेशल ट्रेन के 2 डिब्बे गाड़ी से अलग हो गए। इनमें एक डाइनिंग डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, पर वायसराय बाल बाल बच गए। उसी शाम महात्मा गांधी से उनकी दिल्ली में मुलाकात तय थी। ये मुलाकात हुई थी। महात्मा गांधी ने हमले को घृणित बताते हुए इरविन के सकुशल बचने पर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली से लाहौर रवाना हुए। भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे।
लाहौर वैसे भी क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। वहां महात्मा गांधी ने कहा, निर्दोषों पर बम फोड़ने से आजादी कभी हासिल नहीं हो सकती। मैं इसको बहुत ही निर्लज्ज अपराध मानता हूँ। अहमदाबाद आश्रम वापस होने पर उन्होंने अपना मशहूर लेख बम का पंथ लिखा। यंग इंडिया के 2 जनवरी 1930 के अंक में ये छपा। हिंसा के रास्ते क्रांतिकारियों की आजादी हासिल करने की कोशिशों से गांधी जी समय समय पर अपनी असहमति जाहिर करते रहते थे, पर इस लेख के जरिए काफी विस्तार से और कड़े शब्दों में उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। क्रांतिकारियों के हिंसक प्रयासों की निंदा खुद तक सीमित नहीं रखी, जनता से क्रांतिकारियों को किसी प्रकार के प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग न देने और उनकी खुली निंदा भी की। उन्होंने अपील की, बम विस्फोट की खुली निंदा और वायसराय को निर्दोष बताए जाने से क्रांतिकारी काफी व्यथित हुए। महात्मा गांधी के लेख और उसमें जनता से क्रांतिकारियों के प्रयासों की खुली निंदा की अपील के बाद क्रांतिकारियों ने उत्तर देने का फैसला किया। भगवती चरण बोहरा ने बम का पंथ के जवाब में बम का दर्शन लेख लिखा, काफी विस्तार से, और महात्मा गांधी को सीधी चुनौती देता यह लेख देश के क्रांतिकारी आंदोलन का अहम दस्तावेज है। क्रांतिकारी अगले अभियान पर थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने की उनकी योजना थी। आजाद के बेहद भरोसेमंद साथी विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है, 28 मई 1930 को दिन में भगवती चरण बोहरा, सुखदेव राज और मैं रावी तट पर पहुंचे। भगवती चरण और सुखदेव राज दोनों ही नाव चलाना जानते थे। मल्लाह को साथ नहीं लिया गया। पार पहुंचने पर एक घने जंगल में हम लोग पहुंचे। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था, उसी में बम फेंककर परीक्षण करना था। सुखदेव राज ने बम हाथ में लिया और कहा, पिन ढीली है। मैंने उसे चलाने की इच्छा व्यक्त की। बापू भाई यानी कि भगवती चरण ने बम हाथ में लेकर कहा, तुम लोग हटो, मैं देखता हूँ। हम लोगों ने बहुत रोका पर जिद में अड़े रहे। उन्होंने पिन निकाली ही थी कि विस्फोट उनके हाथ में हो गया। धुएं का गुबार छा गया। धुआं कम होते ही हमने देखा कि बाबू भाई जमीन पर जख्मी पड़े हैं। सुखदेव राज के पैर में बम के टुकड़े से चोट आई। तय हुआ कि सुखदेव राज साथियों को खबर करे। मैंने घायल बापू भाई को सहारा देकर कुछ और घने जंगल में पहुंचाया। उनका एक हाथ कलाई से उड़ गया था, दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थी और सबसे बड़ा घाव था पेट में। कुछ अंतड़ियां बाहर आ गई थी। मैं हाफ पेंट को छोड़कर शरीर पर जितने कपड़े थे उन्हें फाड़ फाड़ कर उनके घावों पर पट्टियां बांध चुका था, पर रक्त की धारा धरती का अभिषेक किए जा रही थी। इतनी वेदना के बीच भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने रूंधे कंठ से कहा, भाई आपने यह क्या किया? बहुत शांति से उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम दोनों में से कोई घायल हो जाता तो मैं भैया यानी आजाद को मुंह दिखाने लायक न रहता। उनकी प्यास और पानी की पुकार पर मैं साथ में ले जाए गए संतरे की फाके उनके मुख में निचोड़ता, हेट में पानी भरकर लाया। पानी की बूंदें भी टपकाता रहा। उनका आखिरी संदेश था, मेरी मृत्यु भगत दत्त को छुड़ाने की योजना में बाधक न बने। वह काम पूरा होने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्हें ले जाने के लिए घंटों बाद टैक्सी का इंतजाम हो सका, पर तब तक देर हो चुकी थी। घर पर खबर पहुंच चुकी थी। दुर्गा भाभी बिल्कुल खामोश थी। आजाद सिर झुकाए आंसू पोंछ रहे थे। सुखदेव राज घायल पलंग पर थे। धन्वंतरी बेहाल थे। मदन छैल बिहारी उदास। क्रांतिकारियों को हमेशा सहयोग करने वाली भगवती चरण की बहन सुशीला दीदी के आंसू नहीं थम रहे थे, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वो दुर्गा भाभी उठी और सबको ढांढस बंधाने लगी। दुर्गा भाभी को पति के आखिरी दर्शन भी नसीब नहीं हुए। पुलिस के खतरे के चलते आजाद ने उनसे वहां न जाने का अनुरोध किया था। अगली सुबह रावी के दूसरे किनारे उसी जंगल में भगवती चरण बोहरा का शव दफना दिया गया। दाह संस्कार का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। रावी में इतना जल नहीं था कि उसे प्रवाहित किया जाता। बाद में पुलिस ने लाहौर षड्यंत्र केस में सबूतों की फहरिस्त में उनकी अस्थियां भी पेश की थी। क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा के मुताबिक भगवती चरण प्रायः कहते थे कि मैं ऐसी जगह मरना चाहता हूं कि जिसका किसी को पता न लगे और कोई आंसू न बहाए। आजाद ने उनके निधन पर कहा था, मेरा दाहिना हाथ कट गया। भगत सिंह की फांसी के पहले ही आजाद भी शहीद हो गए थे। दुखी भगत सिंह ने कहा था, हमारे तुच्छ बलिदान उस श्रृंखला की कड़ी मात्र होंगे
जिसका सौंदर्य भगवती चरण बोहरा के दारुण पर गर्वीले आत्मत्याग और हमारे प्रिय योद्धा आजाद के गरिमापूर्ण बलिदान से निखर पड़ा है। और दुर्गा भाभी पति को खोने के सिर्फ 5 महीने बाद संघर्ष में आगे आगे, तब जबकि बेटा सिर्फ 6 साल का था। 8 अक्टूबर 1930 को उन्होंने कुछ क्रांतिकारियों के साथ बंबई में लेमिंगटन रोड पर पुलिस थाने के सामने एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई। यह एक्शन भगत सिंह और साथियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में था। भगत सिंह और साथियों से जेल में भी बराबर मिलती रही, खाना, कपड़े, किताबें, चिट्ठियां पहुंचाती रही। उनकी फांसी के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुवाई की, व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया। फरवरी 1931 में महात्मा गांधी से भेंट कर फांसी रद्द कराने का अनुरोध किया। 1932 में सरकार विरोधी गतिविधियों में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1 साल जेल में रही। 1940 तक वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रही। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित किया और 1999 में गाजियाबाद में उनकी मृत्यु हुई। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की संभवतः वह इकलौती महिला सदस्य थी। अंग्रेजी राज में वे खतरों से खेलती रही। आजाद भारत में उन्हें कोई चाहत नहीं रही। आजादी के संघर्ष की क्रांतिकारी धारा के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आए, पर उन्हें कोई गिला नहीं रहा। लहराता तिरंगा उनकी जिंदगी का मकसद था। वे उसी के लिए जी और उसी के लिए मरी। तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।